जय हिंद। इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए देश और विदेश की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स को लेकर के। तो आइए नजर डाल लेते हैं। पहले अपडेट में बात करेंगे तुर्की की बेकर टेक को लेकर के आई एक अपडेट के बारे में। तुर्की की बेकर टेक ने बेसिकली अपने MIUSV जो अनमैन फाइटर जेट है, इसके इंजन का एक टेस्ट कंप्लीट किया है। तुर्की के द्वारा ये कहा गया कि उनका ये अनमैन फाइटर जेट मार्क 2 कैपेबल है, यानी कि इसकी जो क्रूज स्पीड होगी वो तकरीबन मार्क 2 की होगी। और उनका ये भी दावा है इसको लेकर के कि इसमें जो TF6000 इंजन का इस्तेमाल किया गया है वो 10,500 पाउंड्स का जो थ्रस्ट है वो आफ्टर बर्नर के बाद जनरेट करेंगे। तुर्की का कहना है कि ये अपने कैटेगरी का सबसे एडवांस अनमैन फाइटर जेट होगा और आने वाले भविष्य में लगातार इसमें जो सुधार है वो किए जाते रहेंगे। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि तुर्की की बेकर टेक के द्वारा कुछ अत्याधुनिक ड्रोन्स का भी निर्माण किया गया है। कुछ इस समय तुर्की की सर्विस में है और कुछ ड्रोन्स का इस समय जो टेस्टिंग है और डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि तुर्की पहला देश नहीं है जिसने अनमैन फाइटर जेट्स पे काम शुरू किया हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट में अमेरिका के बाद तुर्की ही है जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेजेस तक पहुँच चुका है। आपको हम बताना चाहेंगे कि रशिया जो है वो भी अपने अनमैन्ड Su-57 पर काम कर रहा है और भारत का जो एम का मार्क 2 होगा वो भी बेसिकली अनमैन्ड फाइटर जेट के कॉन्सेप्ट में आगे चल के विकसित किया जाएगा। लेकिन अभी भारत इस प्रोजेक्ट से थोड़ा दूर है और तुर्की ने अपने इस जहाज़ की जो टेस्टिंग है वो पूरी कर ली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट पाकिस्तान से आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया गया है, खासकर पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा, कि बीते 30 अगस्त को पाकिस्तानी एयरफोर्स को 4 जेट CP जो कि 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट उनके द्वारा कहे जाते हैं वो उनको प्राप्त हो चुके हैं और इनको पाकिस्तान ने अपने एयरबेसेस में तैनात भी कर दिया है। रिपोर्ट्स पाकिस्तानी मीडिया की ये क्लेम करती हैं कि इसके पहले इसी वर्ष पाकिस्तान को तकरीबन 6 की संख्या में जो जेट एयरक्राफ्ट्स हैं वो चाइना से प्राप्त हुए हैं और अब इनकी जो टोटल संख्या है वो 10 तक पहुंच चुकी है। और रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि पाकिस्तान ने तकरीबन 36 जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया है, जिनमें से 10 जेट पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और बाकी के जो एयरक्राफ्ट हैं वो चाइना के द्वारा जल्द से जल्द भेजे जाएंगे। रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान के द्वारा इन जहाज़ों के जो एडिशनल ऑर्डर्स हैं वो प्लेस किए जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आने वाले समय में एक बड़ी संख्या में जेट एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेगा। पाकिस्तान जेट को राफेल का कंपैटिटर मानता है और पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से राफेल जेट के सामने टिक नहीं सकता। हाँ, ये बात दूसरी है कि जब बात एक्चुअल कॉम्बैट की आती है तो राफेल एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है, जबकि जेट के पास ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और खुद पाकिस्तान के वायुसेना के पूर्व अधिकारी मान चुके हैं कि राफेल को काउंटर करना अकेले जेट के बस के बाहर की बात है। तो फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया की बात तो मनोरंजन के लिए आदमी सुनता है और हमने भी कुछ ऐसा ही किया था। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना से है। आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले आपको एक रिपोर्ट में एक संभावना व्यक्त करी थी, जहां पर बताया गया था हमारे द्वारा कि भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI जेट्स को बहुत जल्दी एक्स गार्ड जो कि टोड डिकॉयज हैं उनसे इक्विप करेगी। अब ऐसा होता दिख भी रहा है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अपने सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि भारत के एयर सुपीरियरिटी और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनको इजरायली एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टोड डिकॉय से इक्विप करेगी। बेसिकली ये करेंगे क्या टोड डिकॉय, ये एक फॉल्स जो टारगेट सिग्नल है वो क्रिएट करते हैं, जिससे कि एनिमी की जो मिसाइल्स हैं वो मेन टारगेट और इनको लेकर के कंफ्यूज हो जाती है और इससे फाइटर एयरक्राफ्ट बच जाते हैं और जो एनिमी की मिसाइल्स हैं वो इन्हीं टोड डिकॉय को हिट करती हैं। और इनका जो मुख्य तौर पर इस्तेमाल है वो रेडार गाइडेड मिसाइल्स के अगेंस्ट किया जाता है। हमने आपको पहले भी बताया कि मिसाइल बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं। इंफ्रारेड सीकर, जिसको हम हीट सीकिंग मिसाइल्स भी कहते हैं, जो कि इंजन के हीट को फॉलो करती हैं। दूसरी होती हैं रेडार गाइडेड, जो कि गाइडेंस के माध्यम से एयरक्राफ्ट तक पहुंचती हैं। तो ये जो टोड डिकॉय हैं ये रेडार गाइडेड मिसाइल्स को बेसिकली डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और अब भारतीय वायुसेना के सुखोई जहाज़ों को इन्हीं से इक्विप किया जाएगा। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि अमेरिका के द्वारा ताइवान के मुद्दे पर खुल करके सामने आना कहीं न कहीं चाइना को रास नहीं आया है। एक तरफ चाइना जहां पर शक्ति प्रदर्शन के आधार पर यह साबित करना चाहता है कि वो इस इलाके के सुपर पावर है, तो अमेरिका भी चाइना के सामने झुकने को एकदम भी तैयार नहीं है। और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो फेस ऑफ हुआ था अभी चाइना और अमेरिका के बीच में, उसने चीन और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनको और भी ज़्यादा नाजुक पहलू पर ला दिया है। और इसी बीच चीन ने एक बड़ा कदम उठाया है। चीन ने हाल ही में जो अमेरिका के द्वारा ताइवान को सेल दी गई थी उसको मद्देनजर रखते हुए रेथियन और बोइंग डिफेंस के जो CEO हैं इन पर सैंक्शन अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है चीन के द्वारा
चीन ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि इन्होंने चीन के इच्छा के विरुद्ध जाकर के जो ताइवान है उसको एक बड़ी आर्म सेल की मंजूरी दी है और घातक हथियारों से ताइवान को इक्विप करने का जो फैसला लिया है उसी से चीन काफ़ी नाराज़ है और इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके चीन के द्वारा ये कदम उठाया गया है। आपको याद होगा हाल ही में नैन्सी पेलोसी का जब ताइवान में दौरा हुआ था तो उस समय एक बहुत बड़ा फेस ऑफ टल गया था, क्योंकि एक तरफ जहां चीन के बड़ी संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट ने ताइवान का रुख किया था तो जापान के बेस से अमेरिका ने भी अपने F-15EX जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और F-18 सुपर हॉर्नेट्स हैं इनको स्क्रैम्बल किया था और इनको सख्त निर्देश थे कि अगर कोई भी चाइनीज़ जहाज़ नैन्सी पेलोसी के एयरक्राफ्ट के पास आता है तो वो उसको शूट कर सकते हैं। यानी अमेरिका ने अटैक की परमिशन भी अपने एयरक्राफ्ट को दे दी थी। वो तो गनीमत थी कि चीन के जहाज़ों ने नैन्सी पेलोसी के एयरक्राफ्ट के पास आने की जहमत नहीं उठाई, वरना जो रिजल्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते थे। दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते हालात कैसे बने हुए हैं इसके बारे में अब शायद ही आपको अवगत करवाने की ज़रूरत है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इस समय रशिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके बीच में हालात कैसे बने हुए हैं। एक तरफ जहां पर रशिया और यूक्रेन का युद्ध चरम पर है तो वहीं अमेरिका भी यूक्रेन के कंधों पर बंदूक को रखकर चला रहा है। इसी बीच बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रशिया से एक बड़ी रिक्वेस्ट करी है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रशिया को ये सलाह दी है या हम ये कह लें एक तरीके से प्रार्थना करी है कि यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया किसी भी प्रकार के टैक्टिकल जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल ना करे। जी हाँ, जो बाइडेन ने या हम ये कह लें बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने रशिया से इस चीज़ की गुहार लगाई है कि ये जो वेपन है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं और इससे जान माल का एक बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए रशिया इस युद्ध में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करे। आपको हम बताना चाहेंगे आज से 2 दिन पहले जब अमेरिकी फाइटर जेट्स ने रशियन एयर स्पेस को ब्रीच करने की कोशिश करी थी तो उसी बीच रशिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा ये कहा गया था कि अगर अमेरिका नहीं सुधरा तो मजबूरन रशिया को जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि रशिया के द्वारा घातक हाइपरसोनिक मिसाइल्स और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का अटैक लगातार जारी है और रशिया ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो न्यूक्लियर वेपन्स को भी इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट फ्रांस को लेकर के है। दोस्तों, हाल ही में फ्रांस की मीडिया के द्वारा ये कहा गया था कि उनका जो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको पैंग के नाम से जानते हैं वो आने वाले समय में 2038 तक फ्रांस के चार्ल्स डी गॉले एयरक्राफ्ट कैरियर को रिप्लेस करेगा। गौर करने वाली बात यह है कि फ्रांस की मीडिया के द्वारा ये भी कहा गया कि यहाँ पर सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो देखा जाएगा वो होगा फाइटर जेट्स का, क्योंकि ये जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर है ये राफेल एयरक्राफ्ट के साथ नहीं आने वाला है, बल्कि यहाँ पर फ्रांस अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FCAS को डिप्लॉय करेगा और इसी चीज़ को प्लान में रख करके वो आगे चल रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात एक ये है कि कल ही की डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में हमको पता चला कि फ्रांस का जो FCAS प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है। शुरुआत में ये माना गया था कि FCAS 2035 से 40 के बीच में यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाएगा या ऑपरेशनल ना भी हुआ तो रोल आउट तो कर ही दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार इस समय एयरबस और फ्रांस के बीच में इस समय मनमुटाव चल रहा है उसको देख करके लगता नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट जो है 2050 के पहले अपनी वास्तविकता को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए फ्रांस का ये दावा कि 2038 तक वो अपने नेक्स्ट जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करेंगे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा नामुमकिन सा प्रतीत होता है। खैर, ये वक्त की बात है और वक्त किस तरफ इनको ले जाएगा वो तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट डसाल्ट एविएशन से है। आपको पता ही है कि इंडियन एयरफोर्स को सारे राफेल एयरक्राफ्ट प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन जिस समय इंडियन एयरफोर्स ने राफेल जेट की डील को साइन किया था और इंडियन एयरफोर्स को ये जहाज़ मिलने शुरू हुए थे उस समय इंडियन एयरफोर्स के इंटरेस्ट को देख करके ये लग रहा था कि शायद एडिशनल 36 जो जेट्स हैं उनका ऑर्डर फ्रांस के साथ प्लेस किया जा सकता है। लेकिन बाद में इंडियन एयरफोर्स ने ये कंफर्म किया कि अब एडिशनल 36 नहीं बल्कि MRFA के अंतर्गत जो भी एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे वो 114 की संख्या में खरीदे जाएंगे। लेकिन इसी बीच मीडिया अपडेट सामने आ रही है जहां पर यह बताया जा रहा है कि फ्रांस इस समय भारत के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील है राफेल जेट्स को लेकर के वो करने के लिए इच्छुक है। यानी कि फ्रांस ये चाहता है कि जो राफेल जेट्स की खरीद है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो मेथड है उसके अंतर्गत करी जाए। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि इस समय MRFA प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ डिले फेस करनी पड़ी हैं और जो डिले हैं वो अलग अलग कारणों की वजह से सामने आई हैं। लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स इस समय MRFA को लेकर के लगातार आगे बढ़ रही है और जो डिले अभी तक फेस करी गई हैं उनके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के कुछ क्लास हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और यही कारण है कि जो MRFA की प्रक्रिया है वो रफ्तार के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही है और फ्रांस लगातार भारत के सामने अपने राफेल F4 स्टैंडर्ड को पिच कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर इंडियन एयरफोर्स चाहेगी तो वो एडिशनल राफेल के लिए हमेशा जा सकेगी।
लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने यह भी कहा है कि अब जो भी एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे वो भारत में ही बनाए जाएंगे। लेकिन फ्रांस ने पहले भी ये चीज़ कंफर्म करी थी कि फ्रांस भारत में अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, प्रोडक्शन लाइन है, या फिर हम ये कह लें कि जो असेंबली लाइन है, वो तभी स्टार्ट करेगा जब भारत उसको एक बड़ा ऑर्डर देगा। और ये ऑर्डर तकरीबन 60 एयरक्राफ्ट से लेकर के 80 एयरक्राफ्ट के बीच का या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी फ्रांस इस बारे में विचार करेगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि फ्रांस को इस समय खुद एक सेकेंड प्रोडक्शन लाइन की ज़रूरत है ताकि वो अपने खुद के जो ऑर्डर्स हैं उनको पूरा कर सके, और इसीलिए माना जा रहा है कि फ्रांस भारत के साथ बातचीत कर सकता है। खैर, ये तो आने वाला वक्त है, और आने वाला वक्त किस ओर ले जाएगा MRFA को, ये तो हमें तभी पता चलेगा। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।